नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक फुल लेंथ एफएलटी टेस्ट पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगी दोस्तों हमारी फुल लेंथ एफएलटी टेस्ट में कि आज का इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की हुई शुरुआत करते हैं। आज हमसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हो सकेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो अब आपको अपनी तैयारी बहुत जल्दी कर देनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? कौन से शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चयनित किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क? इसका आंसर है दोस्तों उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया था। दोस्तों जो उदयन है वह कौन से वंश के थे, तो ये आप बताइए। और दोस्तों अजातशत्रु जो थे वह उदयन के पिता थे और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। तो ये आपको कुछ फैक्ट याद रखने चाहिए और आपको कमेंट के जरिए बताना है कि ये किस वंश के शासक थे। उदयन। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? अवंती, वत्स, असमक या कंपोज? इसका आंसर है दोस्तों असमक जो महाजनपद था वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। निम्न राजवंशों में से कौन सा राजवंश सबसे पुराना था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन, कौन सा राजवंश सबसे पुराना था? इसका आंसर है दोस्तों, इसमें ये नहीं पूछा है दोस्तों कि सबसे पुराना कौन सा था, बल्कि इन चार में से सबसे पुराना कौन सा था। तो इन चार में से सबसे पुराना था दोस्तों सातवाहन वंश। नेक्स्ट है, कौन सा रोग अष्टांग योग का अंश नहीं है? कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? मनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा? इसका आंसर है दोस्तों अष्टांग योग का अंश नहीं है मनुस्मृति। बाकी जो प्रत्याहार हैं, ध्यान, धारणा, ये अष्टांग योग के अंश हैं। नेक्स्ट है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन सी थी? सबसे पहले याद रखना है कि कौन सी जो मधुरा विजय, इसकी रचनाकार कौन है और इस जो कृति है यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस कृति में उन्होंने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया था। तो कौन सी कवित्री है? भारती, गंगा देवी, वर्दम्विका या फिर वज्जिका? इसका आंसर है दोस्तों गंगा देवी जो कवियत्री थी, इन्होंने मधुरा विजय लिखी थी। नेक्स्ट है, तारीख मुबारक शाही की रचना किसने की थी? हसन निजामी, जियाउद्दीन बरनी, मिन्हास उस सिराज, याहिया बिन अहमद? इसका आंसर है दोस्तों तारीख मुबारक शाही की रचना की थी याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधा महल या अकबरी महल? इसका आंसर है दोस्तों अकबरी महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय का क्रम बताइए। मतलब सबसे पहले कौन सा विलय हुआ, उसके बाद कौन सा विलय हुआ। आप सभी को याद होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले झांसी, संबलपुर और सतारा के विलय होने का क्रम कौन सा था? तो इसका आंसर है फ्रेंड, इसका आंसर है सबसे पहले किया गया था सतारा को, उसके बाद संबलपुर को और उसके बाद झांसी को। सतारा, संबलपुर और झांसी। तो आपको याद रखना है सबसे पहले सतारा, लास्ट में झांसी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पब्लिक सेफ्टी आयोग, पील आयोग, फ्रेजर आयोग या हंटर आयोग? इसका आंसर है दोस्तों हंटर आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था हंटर आयोग। नेक्स्ट है दोस्तों, अपन को ये बताना है कि इनमें से कौन सी संस्था किसके द्वारा बनाई गई। अभिनव भारत किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? अभिनव भारत वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत जो बनाई गई थी दोस्तों वो बनाई गई थी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा कौन सी बनाई गई थी? अभिनव भारत। फिर अनुशीलन समिति बनाई गई थी दोस्तों पी मित्रा द्वारा। याद रखना है आपको, अनुशीलन समिति बनाई है पी मित्रा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी बनाई है दोस्तों एस सेन के द्वारा।
और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई है HSN सान्याल द्वारा, SN सान्याल द्वारा। तो आप इसका आंसर है 2143, इसका आंसर है ए। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति P मित्रा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SN और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन SN सान्याल। किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? महादजी सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, माधवराव सिंधिया या दौलत राव सिंधिया? इसका आंसर है दोस्तों दौलत राव सिंधिया। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर में स्थानांतरित की थी। एरण से प्राप्त स्तंभ लेख में किस राजा को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ वीर तथा महान राजा बताया है? अशोक को, हर्षवर्धन को, भानुगुप्त को या भानु प्रताप को? इसका आंसर है दोस्तों भानु प्रताप को, भानु प्रताप को। अब दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि जो एरण अभिलेख है दोस्तों, एरण अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे। और एरण जो है वह कौन से जिले में स्थित है? या मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है एरण। नेक्स्ट है, किस शुंग शासक के विषय में कहा जाता है कि उसने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था? हर्ष शुंग, मित्रा शुंग, पुष्यमित्र शुंग या राणा प्रताप शुंग? किस शासक के बारे में कहा जाता है? शुंग शासक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। इसका आंसर दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये कहा जाता है। वो राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था, वह कौन सा राजवंश था जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था? गुप्त। देखिए वह राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था गुप्त, कुषाण, सातवाहन एवं कर्ण। इसका आंसर है दोस्तों सातवाहन शासकों का तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। दोस्तों आपसे इसी प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि आप कहीं हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसके बाद ज्योग्राफी के, तो इस प्रकार से आपको अधिक से अधिक FLT की तैयारी करनी चाहिए। साज वृक्ष किस जनजाति का प्रमुख वृक्ष है? भील, भारिया, सहरिया या बैगा? इसका आंसर है दोस्तों बैगा। साज वृक्ष बैगा जनजाति का प्रमुख वृक्ष है। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? मोवासी, बाबरिया, रूमा या बंदोरिया? तो पचमढ़ी क्षेत्र में जो कोरकू जनजाति रहती है उस जनजाति के लोगों को कहा जाता है बंदोरिया। बंदोरिया पचमढ़ी में रहते हैं। अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1993, 1985, 1986 या 1989? इसका आंसर है दोस्तों 1985 में अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1985 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इससे हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं 1985 में। नेक्स्ट है, कबीर सम्मान में पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है? कबीर सम्मान में पुरस्कार स्वरूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख या 10 लाख? इसका आंसर है दोस्तों 3 लाख। इम्पोर्टेंट है कबीर सम्मान 3 लाख में, क्योंकि अधिकतर जो सम्मान रहते हैं, देखिए एक महात्मा गांधी सम्मान है उसमें 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। बाकी तानसेन सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, इस प्रकार के अन्य जो सम्मान है उन सभी में 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसीलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हों और वो 2 लाख लगा दें। इसीलिए हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है। फिर है दोस्तों, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की, शरद जोशी, शिवमंगल सिंह सुमन या भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसका आंसर है दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? ऑप्शन ए इयोजोइक श्रेणी में, ऑप्शन ए इयोजोइक काल में, पैलीजोइक काल में, मेसोजोइक काल में या सेनोजोइक काल में? तो इसका आंसर है दोस्तों शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी दोस्तों हिमालय की सबसे निचली श्रेणी। ये प्रश्न भी आता है कि हिमालय की निम्नतम श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की जो सबसे निचली श्रेणी है फ्रेंड्स उसे शिवालिक कहते हैं। और शिवालिक की जो श्रेणी का निर्माण है सेनोजोइक काल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल, कोल्लेरू, नैनीताल या रेणुका? इसका आंसर है दोस्तों कोडाई कनाल। कोडाई कनाल एक कृत्रिम झील है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यहाँ दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। हमेशा दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से ही अधिकतर क्षेत्रों में भारत में जो है वर्षा होती है। इसके पश्चात दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है उसे मानसून का विवर्तन कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मानसून के विवर्तन में जो वर्षा होती है तो वह उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और एक आपको और फैक्ट याद करना चाहिए दोस्तों कि उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है तो वह कहाँ होती है? वह दोस्तों तमिलनाडु में होती है। जबकि जो सामान्य मानसून आता है तो वह केरल से प्रारंभ होता है, जबकि जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है तो वह तमिलनाडु में उससे सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, कौन सा जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सा जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है। अगस्तमलाई, नोकरेक, ग्रेट निकोबार और ग्रेट हिमालय। इसका आंसर है दोस्तों ग्रेट हिमालय जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है, ग्रेट हिमालय। अब आप कहेंगे कि हिमालय तो भारत में ही है, तो इसको किस आधार पे हम कह रहे हैं कि ये भारत में नहीं है? क्योंकि दोस्तों हिमालय का अधिकांश क्षेत्र चाइना के पोर्शन में आता है। हिमालय का कुछ ही पोर्शन भारत के जियोग्राफिकल स्थिति है उसमें आता है, इसीलिए ग्रेट हिमालय नहीं है। बाकी अगस्तमलाई, नोकरेक, ग्रेट निकोबार है। अब आप कमेंट के जरिए बताइए कि जो नोकरेक स्थल है वह किस राज्य के अंतर्गत आता है? नोकरेक स्थल किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आपको कमेंट के जरिए इसका आंसर करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय या पश्चिमी तट। इनसे हमें भूतापीय ऊर्जा नहीं मिलती है दोस्तों। तो गोदावरी डेल्टा से मिलती है, हिमालय से मिलती है, पश्चिमी तट से मिलती है। गंगा डेल्टा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। गंगा डेल्टा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, दुर्बलता मंडल कहाँ पर स्थित है? दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कठिन प्रश्न है। दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मेंटल के निचले भाग में, ऑप्शन बी क्रस्ट के ऊपरी भाग में, ऑप्शन सी कोर के निचले भाग में, और ऑप्शन डी है आपके पास मेंटल के ऊपरी भाग में। तो इसका आंसर है दोस्तों जो हमारा दुर्बलता मंडल है वो है मेंटल के ऊपरी भाग में। याद रखना है आपको, कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों आपको याद ही कर लेने चाहिए। मेंटल के ऊपरी भाग में है दुर्बलता मंडल। नेक्स्ट है, अब आपको दोस्तों ये बताना है कि निम्नलिखित जो ज्वालामुखी हैं वह कौन कौन से देशों में हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखी कौन कौन से देशों में हैं, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सबनकाया ज्वालामुखी। सबनकाया ज्वालामुखी है दोस्तों पेरू में। और माउंट एटना कहाँ पर है? माउंट एटना है इटली में। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको में। और मेरापी ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। तो ये आपको याद करना है। सबनकाया है पेरू में, माउंट एटना इटली में, कोलिमा मैक्सिको में। तो ये आपकी जोड़ी बनेगी 2143। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 2143 की इसमें आपकी जोड़ी बनेगी। नेक्स्ट है लाल सागर एक उदाहरण है। लाल सागर किसका उदाहरण दोस्तों? ज्वालामुखी घाटी का, अपर्दित घाटी का, द्रोणी का या यू आकार की घाटी का। तो लाल सागर दोस्तों उदाहरण है द्रोणी का उदाहरण है लाल सागर। नेक्स्ट है टेरा रोसा का विकास उस भूभाग से होता है जिसमें क्या होता है? देखिए टेराटोसा का विकास उस भूभाग से होता है जिसमें होता है चूना पत्थर, साइनाइट,
चूना पत्थर, साइनाइट, ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है चूना पत्थर। जहाँ होता है उस भाग को कहते हैं टोरा टोसा का विकास उसी भाग में होता है जहाँ पर चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किन क्षेत्रों को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ हमारे भारत मतलब विश्व का गोल्डन ट्रायंगल किसे जाना जाता है? गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत है दोस्तों ग्वालियर, झांसी और खजुराहो। ग्वालियर, झांसी और खजुराहो ये मध्य प्रदेश के गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 2000 में, 2002, 2004, 2006? इसका आंसर है दोस्तों सन 2004 में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में संचालित पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों देखिए, अब पश्चिम मध्य रेलवे अगर आता है तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय पूछा है। ऑप्शन है सीहोर, उज्जैन, रतलाम और देवास। इसका आंसर है दोस्तों रतलाम। दोस्तों आपको धैर्य बना के रखना है और जब तक ये पूरी हमारी वीडियो नहीं हो जाती तब तक आपको सारे क्वेश्चन देखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप गैस नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है? कावेरी, नर्मदा, शबरी या मृगनैनी? मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है? इसका आंसर है, इसका नाम है दोस्तों मृगनैनी। कल जो हमने वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा किन दो राज्यों में मृगनैनी शोरूम खोलने की योजना बना रहा है, तो वो आप कमेंट के जरिए बताइए कल हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों इसके पहले भी हमने 2 मैराथन वीडियो 50-50 क्वेश्चन की, एक MP स्पोर्ट्स और MP करंट की डाल चुके हैं, तो आपको आई बटन में उनकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आपके पास है ऑप्शन दोस्तों मालवा के पठार के अंतर्गत। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है निमाड़ का मैदान, सतपुड़ा का पठार, झाबुआ की पहाड़ी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सुनहरे जो जिले हैं वह आते हैं हमारे निमाड़ के मैदान के अंतर्गत। निमाड़ के मैदान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी ये सुनहरे जिले आते हैं निमाड़ के मैदान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? इसके अंतर्गत आते हैं निमाड़ के मैदान में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर ये जिले इसके जो निमाड़ के मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ऐसी वर्सेटाइल प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए और एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आप स्वतः ही बता दें, तो आपकी प्रिपरेशन अब तो इस स्तर पर फ्रेंड्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर किस फसल हेतु अग्रणी है? आपके पास ऑप्शन है मक्का, ज्वार, बाजरा या जौ। इसका आंसर है फ्रेंड्स बाजरा। भिंड, मुरैना, श्योपुर बाजरा की फसल के लिए अग्रणी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जैविक खेती पर राज्य नीति को किस वर्ष जारी किया गया? मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति को किस वर्ष जारी किया गया? सन 2009, 2010, 2011 या 2012? इसका आंसर है फ्रेंड्स सन 2011 में मध्य प्रदेश जैविक नीति पर राज्य नीति को जारी किया गया सन 2011 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बेतवा, चंबल, मनिहार या नर्मदा? इसका आंसर है दोस्तों मनिहार नदी जो है वह माधव राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? मनिहार नदी फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण से संबंधित चरण पादुका योजना का शुभारंभ किस वर्ष से किया गया? इसका आंसर दोस्तों 2017 से। अब दोस्तों 2017 जो चरण पादुका योजना है तेंदुपत्ता संग्रहण से संबंधित है और CM द्वारा इसका उद्घाटन मतलब इसका प्रारंभ किस जिले से किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस योजना का प्रारंभ दोस्तों सिंगरौली जिले से किया गया था। सिंगरौली जिले से किया गया था। इस योजना में उन्होंने तेंदुपत्ता जो संग्राहक थे उन्हें चप्पल और पानी की बोतल वगैरह प्रदान की गई थी।
नेक्स्ट है हमारा प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 40। मध्य प्रदेश का प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? होशंगाबाद, दतिया, मंदसौर या बालाघाट। देखिए दोस्तों, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला है मंदसौर, प्रतिशत सॉरी दतिया। यहाँ पर बोला है मध्य प्रदेश और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला है दतिया। नेक्स्ट है कौन सी सूची जो है सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर सूचियाँ दी हैं और इनके विषय दिए हैं। अब यहाँ पर बोला है कि जैसे वन है तो वन समवर्ती सूची से ही है। समवर्ती सूची का मतलब ये है दोस्तों जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। फिर शेयर बाजार समवर्ती सूची से, तो ये आंसर गलत है दोस्तों। शेयर बाजार जो है वो संघ सूची में आता है। शेयर बाजार के संबंध में नीतियां बनाने का जो उत्तरदायित्व वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। डाकघर, बचत बैंक ये भी संघीय सूची का है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का है, ये सही है। बस ये आपका गलत है कि शेयर बाजार समवर्ती सूची से है, जबकि शेयर बाजार जो है वो है संघ सूची से। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? किस वाद में धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोली, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बोमराई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और बेरूबाड़ी संघ मामले में। तो इस देखिए क्या पूछा है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो दोस्तों इसमें ये प्रस्तुत की थी बोमराई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है दोस्तों मी ऑस्टिन नहीं है, सी ऑस्टिन है। सी ऑस्टिन जो इन्होंने कहा है कि भारतीय संघवाद को इन्होंने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी, सी ऑस्टिन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 44। धैर्य बनाए रखिए। निम्न में से राज्यों के गठन के अनुसार कालक्रमानुसार इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए ये जो अपन के लिए राज्य दिए गए हैं दोस्तों, इन राज्यों को कालक्रमानुसार दर्शाना है कि सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, और आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो हमें ये बताना है कि सबसे पहले किसका हुआ, सबसे बाद किसका हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले नागालैंड का गठन किया गया था, इसके बाद हरियाणा का, इसके बाद मेघालय का, और तत्पश्चात हुआ था सिक्किम का। अब आप ये बताइए कि सिक्किम का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आप कमेंट के जरिए बताइए कि सिक्किम को किस वर्ष राज्यों के रूप में गठन किया गया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? किस संविधान के अंतर्गत इनके लिए पिछड़ी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 15(5). इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 15(5) में। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी के ऐसे ही क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम में आते हैं जो कि हमसे फिर नहीं बनते हैं। तो इसमें कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। बस दोस्तों थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, हम इसमें टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारे बस 3 क्वेश्चन और शेष हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से मैं आपको रोज़ जब तक एग्ज़ाम हो रहा है तब तक रोज़ आपको 2 से 3 वीडियो प्रदान करूं। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक है, कार्यपालिक है, या विधायी प्रक्रिया है? भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है दोस्तों वह है कार्यपालिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंतर्राज्यीय नदियों एवं नर्मदा घाटी के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है?
देखिए दोस्तों क्या पूछा है यहाँ पर प्रश्न कि अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटी के पानी संबंधी विवादों का निर्णयन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 252 में, अनुच्छेद 263 में, अनुच्छेद 262 में और अनुच्छेद 268 में। इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 262 में, अनुच्छेद 262 में। ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णन है? ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 एल और अनुच्छेद 243 डी। इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 243 डी। इसमें ग्राम पंचायतों में सीटों के आरक्षण का वर्णन है, अनुच्छेद 243 डी। राज्यपाल विशेष अभिभाषण करते हैं, मतलब राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष अभिभाषण करते हैं? अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 और अनुच्छेद 175। इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 176। इसके अंतर्गत राज्यपाल विशेष अभिभाषण करते हैं, अनुच्छेद 176 के अंतर्गत। दोस्तों हमने ये बहुत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़े हैं और इसके बाद आपको कल मॉर्निंग तक नेक्स्ट 50 भी आपको एफएलटी में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये एफएलटी पसंद आ रही हो और आपको किस और टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ कमेंट के जरिए बताइए ताकि मैं आपके लिए वैसे ही वीडियो उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।